जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 14 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था लोकगीत, जिसमें मैंने आप लोगों को हमारे देश में गाए जाने वाले लोकगीतों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 15 पढ़ा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नौकर। और इस पाठ के लेखक अनुबंध्योपाध्याय जी हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक जो हैं इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। अनुबंध्योपाध्याय का जन्म 1917 में हुआ। ये स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। अनुबंध्योपाध्याय का जन्म जो था वो 1917 में हुआ और ये स्वतंत्रता आंदोलन में काम करती थी और उसके साथ ही साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। सन 2006 में इनका देहांत हो गया। तो अब हम अपने पाठ की तरफ चल रहे हैं, जिसका शीर्षक है नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। बच्चों, इस पाठ में लेखक हमें ये बताना चाहता है कि हमें अपने काम खुद करने चाहिए, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसमें गांधी जी के बारे में उन्होंने बताया है कि जो गांधी जी थे वे आश्रम में जितने भी काम होते थे जो कि नौकर चाकर करते हैं, वे खुद किया करते थे। उस समय वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, लेकिन उन्हें थोड़ा भी घमंड नहीं था कि मैं इतने पैसे कमाता हूं तो मैं क्यों काम करूं। उन्हें बहुत सारे नौकर चाकर उनके पास रहते भी थे काम करने वाले, लेकिन वे किसी से भी अपना काम नहीं कराते थे, वे खुद अपना काम करते थे। आजकल तो लोगों के पास थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, थोड़ा भी पैसा आ गया तो वो ऐसा हुक्म चलाते हैं कि जैसे लगता है कि उनके आगे कोई है ही नहीं, वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन गांधी जी जो थे वो उतना कमाने के बाद भी बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे और अपना पूरा काम स्वयं करते थे। वो कभी भी किसी नौकर चाकर से अपना काम नहीं करवाते थे। जब वे बैरिस्टरी का काम करते थे उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। ये जैसे आजकल है जो आटा है वो चक्की पे पिसाने लोग ले जाते हैं, खुद थोड़ी पीसते हैं। लेकिन उस समय गांधी जी जो थे वो अपने हाथ से ही चक्की चलाकर आटा पीसते थे रोज सुबह। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। चक्की जब चलाते थे तो उस समय कस्तूरबा थी और जो उनके लड़के थे वे सब भी उनकी मदद करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। मतलब घर में जो खाना बनता था, जो रोटी बनती थी, उसके लिए वो जैसा चाहते थे, महीन चाहते थे तो महीन, नहीं तो मोटा, जैसा उन्हें पसंद होता था वे खुद ही वो पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी
गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। साबरमती जो आश्रम उन्होंने बनवाया था उसमें भी वे अपने आटा पीसने का काम स्वयं ही करते थे। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई भी चक्की हो या कुछ हो तो वो थोड़ा सही करना पड़ता है, तो वो कभी कभी क्या करते थे, उसको सही करने में घंटों बिता देते थे, घंटों उसमें मेहनत करते रहते थे, उसी में लगे रहते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। वहाँ जो आश्रम में काम करने वाले लोग थे उनमें से एक काम करने वाला व्यक्ति कहता है उनसे आकर कि आश्रम में आटा कम हो गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। मतलब जब उन्होंने सुना कि आश्रम में आटा कम है तो वे स्वयं खड़े हो गए। किस लिए खड़े हो गए? आटा पिसाने में मदद करने के लिए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। गेहूं जो पीसा जाता है उसको अगर हम ऐसे ही बिना धोए बीने पिसवा देंगे तो वो खाने लायक नहीं होगा। तो ये जो गांधी जी थे ये भी क्या करते थे, गेहूं पीसने से पहले उसको अच्छे से बहुत ध्यानपूर्वक बीन कर साफ कर लेते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। इतने महान व्यक्ति जब वे कोई भी अनाज मीन्स होता है कोई भी, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी हो, अनाज कहने पर हर तरीके के अनाज आ जाते हैं, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो कोई भी अनाज हो उसे बीनते देखकर लोग हैरान हो जाते थे कि ये इतने महान व्यक्ति हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो आखिर ये खुद क्यों कर रहे हैं, ये तो कोई भी नौकर चाकर कर रहे हैं। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। गांधी जी जो थे वो कोई भी हो, कहीं का भी आदमी हो, किसी तरीके का भी आदमी हो, वो किसी के भी सामने शर्माते नहीं थे शारीरिक मेहनत का काम करने में। मतलब कोई भी परिश्रम का काम करने में वो कभी भी शर्म नहीं करते थे। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। एक बार क्या होता है कि गांधी जी के पास एक छात्र उनसे मिलने आता है। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। उस छात्र को क्या था कि उसको अंग्रेजी आती थी, तो उसे बहुत ज़्यादा घमंड था अपने अंग्रेजी ज्ञान पर। तो उसने गांधी जी से बातचीत की। क्या ये गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, मतलब वे जो छात्र महोदय थे उनसे मिलने आए थे, उन्होंने बातचीत जब किया गांधी जी से तो वे बातचीत के अंत में कहते हैं, क्या कहते हैं, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। वो छात्र कहते हैं कि अगर मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं या आपको कभी कोई मेरी आवश्यकता है तो कृपया मुझे बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। उस छात्र को ये आशा थी कि अगर ये मुझे कोई काम देंगे तो केवल लिखने पढ़ने का ही काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली। गांधी जी उस छात्र के मन की बात जान लिए कि ये क्या चाहता है, ये क्या करना चाह रहा है, ये क्यों मुझसे ऐसे बात कर रहा है, क्यों मुझसे ये कह रहा है। तो वो बोले, क्या बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। क्योंकि उनके पास गेहूं रखा हुआ था, वो गेहूं बीन रहे थे। तो जब उस छात्र ने ये बात कही तो गांधी जी उसके मन की बात जान लिए और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम इस थाली में रखे गेहूं को बीन डालो। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए।
जो आए थे, आगंतुक मीन्स होता है आने वाला, तो जो आया हुआ था छात्र, वो इस काम को सुना तो उसके तो होश उड़ गए। वो बहुत मुश्किल में पड़ गया, उसके लिए तो कठिन था ना ये काम, क्योंकि वो तो ये नहीं सोचा था कि मुझे गांधी जी ऐसा काम देंगे। उसने तो सोचा था कि मैं इतना तेज हूँ, इतना मुझे इंग्लिश आता है, ये हो है वो है, तो गांधी जी जो है वो मुझे कोई लिखने पढ़ने का काम देंगे, ऐसा कोई काम तो देंगे नहीं। लेकिन गांधी जी जो थे वो खुद भी वैसे काम करते थे, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लिखने पढ़ने का भी काम करते थे और घर का भी सारा काम करते थे। तो वे उससे कहते हैं कि थाली में गेहूं जो रखा है उसे बीन डालो। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। अब जो छात्र महोदय थे ये कहकर वो फंस गए कि मुझे कोई काम अगर चाहिए तो दे दें। तो जब वो फंस गए, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो उससे कैसे बचे। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए। मतलब गेहूं को बीनने में समय तो लगता है, लिखने पढ़ने का काम हो तो जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर किसी चीज़ को बीनने का काम हो तो उसमें समय लगता है। अब छात्र महोदय 1 घंटे तक गेहूं बीने और उस गेहूं को बीनने के बाद वो थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। मतलब अगर आपके घर कोई आता है आपसे मिलने तो आप उससे ये थोड़ी कहोगे कि ये काम कर दो, कोई नहीं कहेगा। लेकिन गांधी जी, भाई वो पूछा कि अगर कोई काम है तो बता दीजिए, तो गांधी जी के पास वही काम था उस समय, तो वो उससे वही काम कह देते हैं। उस काम को करने के बाद जब वो थक जाता है तो गांधी जी से कहता है कि अच्छा अब मैं चलता हूँ, और विदा मांगकर चला जाता है। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। कुछ सालों तक गांधी जी जो थे वो आश्रम के भंडार का काम संभाल रहे थे और उसमें मदद कर रहे थे। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। उनका प्रतिदिन का काम था कि सुबह उठ के नहा धोकर पूजा पाठ करना। तो वो प्रतिदिन सुबह उठते थे, नहाते धोते थे, उसके बाद प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने के बाद जब वे उठते थे तो वे रसोई घर में चले जाते थे और रसोई घर में जाकर वे सब्जियां छीलते थे। आजकल तो कोई भी नहीं करना चाहता। आजकल तो लोग अपने काम को ही ज़्यादा काम समझते हैं, दूसरों के काम, घर के काम को तो कोई काम समझता ही नहीं है। तो उन्हें अपने काम की ही होती है। लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे, वे अपने काम के बाद भी घर का काम करते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। मतलब अगर उन्हें कहीं भी थोड़ी सी गंदगी दिखती थी या मकड़ी का जाला दिखता था तो वे बहुत गुस्सा हो जाते थे, बहुत क्रोध में आ जाते थे, और जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे उन पर वे खूब गुस्सा दिखाते थे, उन्हें खूब डांटते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। मतलब गांधी जी जो थे वो बहुगुणी प्रतिभा वाले थे, उन्हें बहुत सारे उनके अंदर गुण थे। तो सब्जी हो चाहे फल हो या अनाज हो, उसके पौष्टिक गुणों के बारे में गांधी जी को पूर्णतया ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। एक बार क्या होता है कि एक आश्रम में रहने वाला, आश्रमवासी यानी आश्रम में रहने वाला, तो आश्रम में रहने वाला कोई व्यक्ति था जो बिना धोए ही आलू काट देता है। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। गांधी जी ने उस आश्रमवासी को समझाया कि आज तो तुमने काट दिया, लेकिन आगे के लिए ये याद रखो कि कभी भी आलू हो या नींबू हो उसे बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए थे। मतलब कभी कभी हम लोग देखते हैं, जब केला खरीदते हैं तो देखते हैं कि उसके छिलके पर काले काले धब्बे
पड़े हैं, काले काले स्पॉट हैं। तो एक बार ऐसे ही केले एक आश्रमवासी, एक आश्रम में रहने वाले को दिया गया। उसने बहुत बुरा माना। उस आश्रम में रहने वाला जिसको वो केला दिया गया, वो सोचा कि मतलब ये कैसा केला मुझे दे दिए, इसमें काले रंग के धब्बे हैं। तो उसको बहुत ही बुरा महसूस हुआ। तब गांधी जी ने उसे समझाया, उस आश्रमवासी को तब गांधी जी ने समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी जी उस व्यक्ति को अच्छे से समझाते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं कि ये जो केला है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये जल्दी पच जाता है, इसीलिए तुमको दिया गया है विशेष तौर पर, ताकि तुम्हारे पच जाए, क्योंकि तुम्हारा जो हाजमा है वो कमज़ोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। गांधी जी का क्या काम था कि वे आश्रम में रहने वाले लोगों को अक्सर अक्सर यानी प्रायः स्वयं ही भोजन परोसने का काम करते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। मतलब उन आश्रम वासियों को वो भोजन जो था वो अच्छा नहीं लगता था, बिना स्वाद का होता था, उबला हुआ भोजन होता था। लेकिन क्या करें, गांधी जी के सामने तो वो कुछ बोल ही नहीं सकते थे। गांधी जी क्योंकि खुद परोसते थे तो उनके विपरीत तो वो जाकर नहीं कुछ कह सकते थे, इसलिए वे बेचारे बिना स्वाद वाले उबला खाना ही खाते थे और कभी भी कुछ नहीं कहते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। दक्षिण अफ्रीका की जो जेल थी उसमें उन्होंने सैकड़ों कैदियों को एक दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम किया था। तो वे वहाँ से सीख लिए थे कि भोजन कैसे परोसा जाता है। जब आप कोई काम करते हो तो पहली बार में कोई भी काम नहीं आता, लोगों को करते करते अभ्यास हो जाता है। मतलब करते करते उन चीज़ों का अभ्यास हो जाता है कि वो कैसे किया जाता है, क्या कब किया जाता है। तो इस तरीके से जब उन्होंने इतने दिनों तक दक्षिण अफ्रीका की जेल में खाना परोसा था तो उनको पता था कि कैसे क्या होता है। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। अब किसी एक आदमी के लिए आप खा खा के बर्तन रख दोगे तो बर्तन तो ज़्यादा हो जाएंगे ना। और अगर एक आदमी जो खा रहा है वो अपना बर्तन धुलता चला जाए, धुल के रख दे, तो क्या होगा कि एक आदमी पे भार नहीं पड़ेगा, उसको बुरा नहीं लगेगा। तो वहाँ का ये नियम था कि जो भी खाना खाए वो अपना बर्तन खुद साफ कर दे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। जैसे अगर सब लोग खा रहे हैं तो अपनी अपनी थाली धुल के रख दिए, तो केवल क्या बचता था, जैसे जिसमें बड़े बड़े बर्तन में खाने बनते थे बस वही बचते थे रसोई के बर्तन। तो उसके लिए कुछ लोग, मतलब अकेले कोई व्यक्ति नहीं करता था, समूह बनाकर कुछ लोगों का समूह बनाया गया था, तो वो मिलकर उसको धो लेते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। एक दिन ऐसा होता है कि गांधी जी देखते हैं कि लोग बर्तन धुल रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि आज मैं बर्तन धुलूंगा। और क्या धुलूंगा, जो बहुत बड़े बड़े पतीले हैं उन पतीलों को खुद धुलने का काम गांधी जी ने अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। आप लोग तो जानते ही हो कि जब खाना बनता है, अब तो लोग गैस का इस्तेमाल करने लगे, पहले गैस नहीं था तो क्या करते थे, चूल्हे पे बनाते थे।
और चूल्हे पर जब हम खाना बनाते हैं तो जो बर्तन होता है, जो चूल्हे पे रखा जाता है जिसमें खाना बनाते हैं, उसका जो नीचे का पार्ट होता है, नीचे का भाग होता है, वो पूरा काला हो जाता है, एकदम काला काला होता है। तो ऐसे ही उस पतीले की पेंदी जो थी वो खूब काली थी, खूब काली थी, कालिक लगी हुई थी उस पर। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। जो जब आप किसी काले बर्तन को धुलेंगे या कोई भी काली चीज़ धुलोगे तो हाथ में कालिक लगनी ही लगनी है। तो गांधी जी के हाथ जो थे वो राख से भरे हुए थे, राख उनमें राख लगी हुई थी। तो राख लगे हाथों, पहले लोग बर्तन साबुन या सर्फ से नहीं धुलते थे, पहले लोग राख से धुलते थे। जो जैसे कंडी वंडी होता है ना, तो कंडी वंडी जब जलाओ तो उसकी राख जो बन जाती है, उसी राख से लोग पहले बर्तन को साफ करते थे। तो गांधी जी ने भी राख से उस पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ा, उसको रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। जब वो बर्तन साफ कर रहे थे, पतीला साफ कर रहे थे, उसी समय वहां पर कस्तूरबा आ जाती है। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया। उन्होंने क्या किया, पतीले को पकड़ लिया, जिस पतीले को वो साफ कर रहे थे, और बोली, यह काम आपका नहीं है। और बोलती हैं, कस्तूरबा कौन थी, गांधी जी की पत्नी थी ना, तो वो बोलती हैं कि ये काम आपका नहीं है, पतीला धुलने का काम, पतीला मांजने का काम, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। और ये भी कहती हैं कि ये आपका काम नहीं है, इसको करने के लिए बहुत लोग हैं यहाँ पर, कोई भी पतीला साफ कर सकता है। तो इस गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। गांधी जी जान रहे थे कि पतीला धुलना आसान नहीं है। कोई भी मतलब थाली धुलना आसान है, प्लेट धुलना, कटोरी धुलना, सब कुछ आसान है, लेकिन अब कहे तो कुकर धुल डालो, पतीला धुल डालो, कोई बड़ा बर्तन कढ़ाई धुल डालो, तो ये आसान नहीं होता है। तो गांधी जी जानते थे कि ये बात तो आसान नहीं है। तो गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। गांधी जी को ये एहसास हो गया कि हाँ, ये सही कह रही हैं, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। उन्होंने अंत में ये कह दिया, अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ और तुम अब इसको साफ कर लो। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। मतलब गांधी जी को एकदम परफेक्ट काम चाहिए था, मतलब थोड़ा भी उसमें गंदगी ना हो। तो इसलिए वो वहां से उठकर चले गए। वो जानते थे कि मैं इतना साफ इसको नहीं कर पाऊंगा। तो जब तक बर्तन साफ ना हो, चमके ना एकदम, तब तक गांधी जी को संतोष होता ही नहीं था। तो आज बस इतना ही। आगे के भाग में मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताऊंगी। अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ, जिन्हें मैं आपको बता रही हूँ, उन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बैरिस्टरी, बैरिस्टरी मीन्स होता है वकालत। आगंतुक, आगंतुक मीन्स अतिथि। कालिक, कालिक मीन्स होता है धुएं आदि से काला होना। नवागत, नवागत मीन्स नया आया हुआ मेहमान। प्रवासी, प्रवासी मीन्स होता है दूसरे देश में रहने वाले। अनुकरण, अनुकरण करना यानी नकल करना। फर्श बुहारना, फर्श बुहारना यानी फर्श पर झाड़ू लगाना। पखवाड़ा, पखवाड़ा मीन्स होता है 15 दिन का समय। अधिवेशन, अधिवेशन मीन्स होता है मीटिंग। कारकुन, कारकुन मीन्स होता है कार्यकर्ता। प्रतिदान, प्रतिदान मीन्स होता है किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। तो ये तो आपके शब्द अर्थ थे। अब इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।
तो सबसे पहला प्रश्न है, आश्रम में गांधी जी किस प्रकार के काम करते थे? दूसरा प्रश्न है, चक्की चलाने में उनकी मदद कौन करता था? तीसरा प्रश्न है, एक बार एक कार्यकर्ता ने क्या कहा? चौथा प्रश्न है, गांधी जी किस काम पर जोर देते थे? पांचवा प्रश्न है, लोग क्यों हैरान हो जाते थे? छठा प्रश्न है, एक बार जब उनसे एक छात्र मिलने आया तो क्या हुआ? सातवां प्रश्न है, सवेरे की प्रार्थना के बाद वे क्या काम करते थे? और आठवां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की जेल में वे क्या करते थे? तो ये आपके 8 प्रश्न हैं और शब्दार्थ हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।